विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो 2026-27 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, एमपीपीएससी या यूपीपीएससी या पुलिस या पटवारी जैसी जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं सबके लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। इसमें से यदि आपको 10 क्वेश्चन भी अगर आप बता सकते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और एक ज़रूरी बात, हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे साइंस एमसीक्यू की क्लास को अपलोड की जाता है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपको स्वयं से जो है आंसर को लगाना है। उसके बाद जो है जो मैं आंसर बताने वाला हूँ उसको देखना है। चलिए, क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है तरल हीलियम और तरल नाइट्रोजन का, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का, तरल मीथेन और तरल हीलियम का, या केवल तरल ऑक्सीजन का। तो क्रायोजेनिक इंजन में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नहीं पता होगा तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो जो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, यदि किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष है तो जो उसको रेटिना होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। तो ऑप्शन देखते हैं, रेटिना के पीछे या फिर रेटिना के सामने या फिर कॉर्निया पर बनता है या अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पर बनता है। तो कहाँ पर बनता है, यदि किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो गया यानी कि दूरदृष्टि दोष हो गया तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे जो है इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। कब बनेगा, जब इसमें दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्का रेजिया यानी कि अमोनिया रेजिया में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है ना। एक्का रेजिया में सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है। तो ये बिल्कुल स्टैटिक है यानी कि फैक्टर से इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 3:1 या 1:2 या 1:3 या 2:3 क्या होता है। तो जो अमोनिया रेजिया है उसमें सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, 1:3। 1:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट इसी तरह को एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि प्रकाश यानी कि प्रकाश किसके रूप में है। अब इसको ऑप्शन देखते हैं, केवल तरंग है यानी कि प्रकाश किस रूप में है, केवल तरंग में, केवल कण में, या ना तो तरंग या फिर ना कण या फिर स्थिर ऊर्जा। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होता है उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये प्रकाश को किस रूप में बताता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस रूप में जो है प्रकाश को परिभाषित किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो किस रूप में किया है। तो इसका आंसर बताइए। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर है केवल कण के रूप में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश को कण के रूप में बताया है
यानी कि फोटोन के रूप में बताया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को किस ब्लॉक में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो किस ब्लॉक में रखा गया है, ऑप्शन देखिए, एच ब्लॉक में, या फिर पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, या एफ ब्लॉक में। तो किस में रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी में जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है उसको एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एपिटाइट और तृप्ति को नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। एपिटाइट और तृप्ति को नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। ऑप्शन देखिए, सेरेब्रम में, या हाइपोथैलेमस में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, या सेरिबेलम में। तो एपिटाइट और तृप्ति को नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क के भाग में स्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही एपिटाइट और तृप्ति को नियंत्रित करने वाला केंद्र जो है स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यदि किसी तार की लंबाई को दुगना कर दी जाए, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, या फिर प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, या फिर कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। यानी कि किसी तार की लंबाई को अगर दुगना कर दे और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको आधा कर दे तो उसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कठोर होने का मुख्य कारण क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, हाथ में पट्टे वट्टे चढ़ाते जब हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो वो कठोर होता है। तो उसका मुख्य रीजन क्या होता है ना। देखते हैं ऑप्शन, CO2 का निकलना, या निर्जलीकरण, या जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट्स बनाना, या ऑक्सीकरण। तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट्स बनाना। जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट्स बनाना, इसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची को किसे कहा जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है, DNA लाइगेज को, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, या पॉलीमरेज को, या RNA प्राइमेज को। तो किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप बताइए अगर पता है तो, नहीं पता है तो हम बताते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जो आणविक कैंची है किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए बहुत ही अच्छा लेवल के क्वेश्चन अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आप इनको आसानी से बना पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, इसका मुख्य कारण बताइए। जब एक जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से कम होता है, या समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नदी के पानी का तापमान अधिक होता है, या समुद्र में लहरों का दबाव अधिक होता है। क्या होता है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है
है ना। यह आपको सोच समझकर इसका आंसर देना है। तो जब नदी में अगर कोई जहाज प्रवेश करता है और उसके बाद अगर वो समुद्र में जाता है तो थोड़ा जो है उसका समुद्र का जो है घनत्व नदी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसके कारण जहाज क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जहाज क्या होता है, थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराना है यानी कि बिना टाइम पे वर्षा कराना है, तो बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का, या सिल्वर आयोडाइड का, सोडियम कार्बोनेट का, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो किसका करना पड़ेगा। जब कृत्रिम वर्षा करना है तो बादलों पर किस रसायन का उपयोग किया जाएगा, किस रसायन का छिड़काव किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का, है ना। सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव बादलों पर करना पड़ेगा, तब जाके कृत्रिम वर्षा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन डबल यहाँ पर जो है प्रिंट हुआ है, इसको छोड़िए। चल अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है, रक्तचाप को नियंत्रित करना, या रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, या फिर भोजन के पाचन में मदद करना, या फिर शरीर के तापमान को स्थिर करना। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, शरीर में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, उनमें से एक है इंसुलिन हार्मोन। तो उसका मेन कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका मेन कार्य होता है रक्त में जो शर्करा होता है उस यानी कि शुगर जो होता है उसके स्तर को नियंत्रित करना, है ना। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना यानी कि शुगर लेवल को नियंत्रित करना, ये इंसुलिन का मेन वर्क होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अष्टक नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अष्टक नियम दिया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है, मेंडलीव द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा, या डोबेराइनर द्वारा, या मोजले द्वारा। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अष्टक नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। तो अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यदि किसी वस्तु का वेग जो है दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मान लो पहले कोई गाड़ी 10 के वेग से चल रही थी, अब वो मान लो 20 के वेग से चलने लगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, गति जो है, गति भी क्या उस बढ़ेगी या घटेगी। तो उसकी गति बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, दुगनी हो जाएगी, या फिर आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, या फिर 8 गुनी हो जाएगी। कितनी होगी, तो जब वस्तु का वेग अगर दुगना करेंगे ना तो गतिज ऊर्जा उसकी कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। जाइलम उत्तक जो होता है ना, पौधों में पाया जाता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन है, पत्तियों से भोजन का परिवहन करना, या जड़ों से पानी और खनिजों का परिवहन करना, या फिर पौधों को लचीलापन देना, या फिर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना। तो जो जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़ों से पानी और खनिजों का परिवहन करना। जड़ से पानी और खनिजों को ले जाकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये किसका कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो परमाणु बम होता है, एटॉमिक बम, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए, नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, या अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, या फिर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, या फिर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। तो जो परमाणु बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्रिया पर कार्य करता है ना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कौन कार्य करता है? परमाणु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पेपर जो होता है ना, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है कवक, लाइकेन, शैवाल या ब्रायोफाइटा। तो लिटमस जो पेपर होता है वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे होता है? लाइकेन से। ध्यान रखना, लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि साबुन के बुलबुले के चमकीले दिखने का कारण प्रकाश की कौन सी घटना है ना? साबुन के बुलबुले आपने देखे होंगे तो वो बहुत चमकदार दिखाई देते हैं। तो प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसकी चमक के कारण दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती है। तो किस घटना के कारण जो है साबुन के बुलबुले चमकीले दिखाई पड़ते हैं? कौन सी घटना है? विवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या व्यतिकरण के कारण, या ध्रुवीकरण के कारण। तो किस घटना के कारण साबुन के बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले चमकीले दिखने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इस जितने भी आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए हैं, आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना, कि अब आपने जो है 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर संचार में सिग्नल किस रूप में प्रभावित होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है संचार के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। तो सिग्नल किस रूप में प्रभावित होता है? इसमें जो सिग्नल जाते हैं ना वो किस रूप में जाते हैं? ऑप्शन है विद्युत तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग में, या सूक्ष्म तरंग में, या रेडियो तरंग में। तो ऑप्टिकल फाइबर संचार में सिग्नल किस रूप में प्रभावित होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको बताए हैं उन सभी क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर और मजबूत हो सके। और जब भी आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप डेली हमारे चैनल पर रात 8 बजे विजिट कीजिए, जहां पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइंस की एमसीक्यू क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।